हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 17 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज के क्लास में 18 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोज देखने के लिए प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, मान लीजिए कि चेन्नई और त्रिवेंद्रम स्टेशनों के बीच की दूरी 690 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी 8 पीएम बजे 75 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चेन्नई से त्रिवेंद्रम की ओर चलना शुरू करती है। एक अन्य रेलगाड़ी एक समांतर रेलमार्ग पर 9 पीएम बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से त्रिवेंद्रम से चेन्नई की ओर चलना शुरू करती है। वे कितने बजे मिलेंगी? ठीक है, तो देखिए, जब भी ये मिलने वाला सवाल पूछे ना, तो आप क्या करिए, दोनों गाड़ी का स्टार्टिंग टाइम इक्वल करिए। ठीक है, तो वो कर लेते हैं। पहले आप ये समझिए कि ये बिंदु जो आपका क्या है, चेन्नई है, और ये बिंदु क्या है, ये आपका त्रिवेंद्रम है, टी। इन दोनों को मिला दीजिए। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दे रखा है 690 किलोमीटर, तो इनके बीच का दूरी हो गया 690 किलोमीटर। ठीक है, त्रिवेंद्रम से लेकर चेन्नई तक। अब आपको ये देखना है कि पहले कौन सी रेलगाड़ी खुल रही है। तो ये पहली रेलगाड़ी जो है वो पहले खुल रही है, क्योंकि ये 8 बजे ही खुल रही है, जबकि दूसरी रेलगाड़ी 9 बजे खुल रही है। तो पहली खुलने वाली रेलगाड़ी कहाँ से खुल रही है? चेन्नई से त्रिवेंद्रम। तो चेन्नई से जब ये खुलेगी तो आप क्या करिए कि दूसरी गाड़ी के खुलने तक 9 बज रहा है, यानी 1 घंटा का टाइम है, तो 1 घंटा ये अकेले इसको चलाइए। तो चेन्नई से खुलने वाली गाड़ी का स्पीड है 75 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये 1 घंटा में कितना दूरी कवर करेगी? 75 किलोमीटर। तो मान लीजिए ये दूरी 75 किलोमीटर कवर करके इस बिंदु पर पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से लेके त्रिवेंद्रम तक के बीच का दूरी कितना बचा? 690 में 75 घटा देंगे तो 615 किलोमीटर का डिस्टेंस अभी शेष है। और टाइम कितना हो गया इस बिंदु पर? यहाँ पर बज गया आपका 9। और 9 बजे ये गाड़ी भी खुल रही है त्रिवेंद्रम से जो चलने वाली है, और ये गाड़ी भी 9 बजे यहाँ तक पहुँच गई है। कहने का मतलब क्या है कि 9 बजे के बाद दोनों रेलगाड़ी साथ साथ एक दूसरे की ओर चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये त्रिवेंद्रम से खुल रही है, ये चेन्नई से, यानी विपरीत दिशा में जा रही है। तो दोनों रेलगाड़ी जब एक दूसरे के ओर जाएगी तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा वो क्या होगा? दोनों की स्पीड का योगफल। और डिस्टेंस आपके पास 615, तो 615 किलोमीटर का दूरी कवर करेगी किस स्पीड से? पहली रेलगाड़ी का स्पीड था 75, ठीक है, और दूसरी का स्पीड है यहाँ पर 60। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये हो गया कितना? 7 6 13, 135 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इसी स्पीड से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो ये टाइम मिल जाएगा आपको कि इस डिस्टेंस को कवर करने में कितना टाइम लगा। जितना भी टाइम लगा होगा उसको ये 9 बजे के बाद वाले टाइम में जोड़ दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो 15 से कट रहा है, 15 नमा 135, 15 चौके 60, 15 एक का 15, 41/9 आया। 41/9 को आप लिख सकते हैं कितना? 9 चौके 36, 5/9, यानी 4 सही 5/9 आवर। क्योंकि टाइम यहाँ पर मिनट सेकंड सब में दे रखा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे? मिनट सेकंड में बदलना होगा। तो ये तो 4 आपका घंटा है ही। उसके बाद आप क्या करिए, ये 5/9 को अगर आप 60 से गुना करेंगे तो मिनट में आएगा। फिर जो शेष बचेगा फिर उसको सेकंड में बदलना होगा, इसलिए हम लोग क्या करेंगे? टोटल को सेकंड में ही बदल लेंगे, 60 को 2 बार गुना करके। तो 3 से ये कटेगा 3 बार में, 3 से ये 20 बार में, 3 से ये कट जाएगा फिर से 20 बार में। ये 2 दूना 4 पंचे 20, ये आ गया 2000 सेकेंड। ठीक है, तो 2000 सेकेंड को अगर आप मिनट में बदलना चाहें तो कितना होगा? देखिए, 30 मिनट 1800 सेकेंड होगा, फिर बचा कितना? 200 सेकेंड, फिर 3 मिनट ले लीजिए, यानी 33 मिनट ले लीजिए। तो इसमें आपका चला जाएगा कितना? इधर 1800 180, यानी कि ये 1980 सेकेंड अलग कर लीजिए। उसके बाद आपका बच गया 20 सेकेंड। तो 1980 सेकेंड तो 33 मिनट हो गया। ठीक है, 33 मिनट। उसके बाद सेकेंड में आपका हो गया 20 सेकेंड। तो इतना टाइम, और ये 4 आवर यहाँ पर भी था, ये 4 घंटा 33 मिनट 20 सेकेंड ये 9 बजे में जोड़ दीजिए, का आंसर आ गया। तो कितना हो जाएगा? 9 बजा है, 4 घंटा जोड़ेंगे तो 13, यानी 1 बजेगा। ठीक है, 1 बजा। उसके बाद मिनट क्या है? 33 है, सेकेंड क्या है? 20 है। तो 1 बजकर 33 मिनट 20 सेकेंड पर दोनों रेलगाड़ी आपस में मिल जाएगी।
तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया हुआ है। आगे, एक व्यक्ति 50 दर्जन केले, ठीक है, एक निश्चित धनराशि में खरीदे। वह 5 दर्जन केलों को खराब हो जाने के कारण बेच नहीं सका। उसने अच्छे केलों का 2/3 भाग 20% प्रति दर्जन के लाभ पर और शेष अच्छे केलों को 5% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा। पूरे सौदे में उसकी हानि या लाभ का प्रतिशत कितना रहा? ठीक है, तो लिखते जाइए। टोटल केला कितना खरीदा है? 50 दर्जन। उसमें क्या हुआ है? 5 दर्जन उसका केला खराब हो गया, तो 5 दर्जन अलग करिए, तो बचा कितना? 50 में 5 चला गया, बचा 45 दर्जन। अब 45 दर्जन जो है ये अच्छे केले हैं। वो कह रहा है कि उसने अच्छे केलों का 2/3 भाग 20% प्रॉफिट पर बेचा है। तो 45 का अगर हम लोग 2/3 निकालें तो कितना आएगा? 3 से चला जाएगा 15, 15 दूना 30 केला, ठीक है। तो 30 केला को इसने बेचा है 20% के प्रॉफिट पर। और ये जो पहला 5 दर्जन केला खराब हो गया उस पर इसको क्या हुआ? प्रॉफिट की नुकसान। इसको नुकसान हो गया पूरी तरह से, यानी 100% का यहाँ पर इसको 5 दर्जन केला पर नुकसान हुआ, तो इसको माइनस में लिखेंगे। ये प्रॉफिट है, आप प्लस दे सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। अब शेष केला कितना बच गया? 5, 30, 35 केला हो गया। 50 में 35 इधर, तो बचा 15 केले। 15 केला को क्या कह रहा है कि शेष अच्छे केले को 5% प्रति दर्जन के लाभ पर बेचा। तो 15 केला पर इसको 5% का क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अब यहाँ पर हमें निकालना ओवरऑल इसका प्रॉफिट। तो आप क्या करिए, ये जो केला का संख्या है इसको कटा के रेशियो लीजिए। 5 से एक बार में कट रहा है, 5 से 6 बार में, 5 से 3 बार में। अब हमें ओवरऑल निकालना, तो आप यहाँ पर डेविएशन लगा सकते हैं, नहीं तो वेटेड एवरेज। तो वेटेड एवरेज लगा लेते हैं। -100 गुना 1 करेंगे तो माइनस का 100% यहाँ से आ गया, ठीक है। प्लस 20 छाके 120% यहाँ से आ गया, फिर प्लस में आएगा 5 दिया 15%। ये टोटल परसेंटेज को जोड़ करके डिवाइड करना टोटल क्वांटिटी, यानी कि 3, 6, 9, 1, 10 से। तो कितना आ जाएगा? 120 प्लस 15, 135 में 10 घटा देंगे तो बचेगा 35। उसको 10 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3.5% का ओवरऑल प्रॉफिट इसका आएगा। तो 3.5% का प्रॉफिट ऑप्शन नंबर 3 में है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे, एक व्यक्ति ने क्रमशः 2 रुपया में 3 सेब और 1 रुपया प्रति सेब की दर से सेब की 2 किस्में खरीदी। यदि उसने प्रत्येक किस्म के सेब समान संख्या में खरीदे और फिर सभी सेब को 1 रुपया प्रति सेब की दर से बेचा, तो उसे प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना कि सेब जो है समान संख्या में खरीदा गया है दोनों रेट से। तो समान संख्या हम लोग मिनिमम लेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 3 सेब खरीदा है 2 रुपया में, तो यहाँ पर लिखते हैं 3 सेब खरीदा है कितना में? 2 रुपया में। उसके बाद 1 रुपया प्रति सेब आगे वाला सेब का रेट है, यानी दूसरा किस्म का। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे? 3 सेब खरीदेंगे। अगर यहाँ पर आप 3 सेब खरीदिएगा तो कितना रुपया लगेगा? 1 रुपया की दर से 3 रुपया यहाँ पर लगेगा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो है ये सेब का संख्या है और नीचे वाला जो है ये क्या है? रुपया है। अब आपको ये देखना है टोटल सेब इसके पास कितना हो गया? 3 + 3 6 सेब। और टोटल लागत कितना लग गया? 3 रुपया यहाँ, 2 रुपया यहाँ, 5 रुपया इसका ये हो गया इसका कॉस्ट प्राइस। अब ये कह रहा है फिर सभी सेबों को 1 रुपया प्रति सेब की दर से बेचा। टोटल इसके पास 6 सेब है, 1 रुपया की दर से बेचेगा तो 6 गुना 1, 6 रुपया इसका क्या होगा? सेलिंग प्राइस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब 5 रुपया का सामान ये 6 रुपया में बेच दिया, 1 का प्रॉफिट कमा लिया। किसके ऊपर? 5 के ऊपर। तो 1/5 कितना होता है? 20%। तो 20% का प्रॉफिट इस सवाल का सही आंसर होगा। आगे, 1 के कितने प्रतिशत का मान ये है, ठीक है। देखिए 1 का मतलब ही होता है क्या? 100%। 1 अपने आप में पूरी तरह से क्या है? 100% है। अब हमें निकालना है इतना का, ये क्या है? 4 × 6 = 24, 3 27/4 का। 1 का इतना तो 27/4 का कितना गुना कर देंगे? 27/4 गुना 100%। जब गुना करेंगे तो 4 से 25 बार में कटेगा, 25 गुना 27 करना है। तो 25 गुना 25 होता है 625, उसमें 25 का 2 गुना 50 जोड़ेंगे तो 675 इसका जो है आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, मोहन अपने कुल मासिक वेतन में से 20% घर के किराए पर व्यय करता है और शेष वेतन का 50% अपने कुल घरेलू खर्चों पर व्यय करता है। यदि वह 10,600 रुपये की बचत करता है तो उसका कुल मासिक वेतन कितना है, ठीक है। कि जब इस तरह का सवाल आए शेष शेष करके तो आप रेशियो से इसको सॉल्व करिए। रेशियो से सॉल्व करने के लिए पहले परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। तो 20% हो गया 1/5, उसके बाद 50% हो गया कितना? 1/2।
अब आइए सवाल में कह रहा है कि 20% किराए पर व्यय करता है, यानी अगर उसका आय 5 होगा तो वो 1 रुपया जो है इस पर खर्च करेगा, किराए पर। तो 5 में 1 किराए पर खर्च कर दिया तो बचा कितना, 4। तो इस रेशियो में इसका बचत है, पहला कंडीशन। दूसरा, शेष वेतन का 50% घरेलू व्यय पर खर्च करता है। 50% का फ्रैक्शन लिखें 1/2, यानी अगर ये खर्च करने के बाद का वेतन अगर उसका 2 यूनिट है तो उस पर 1 यूनिट वह किस पर खर्च करता है, घरेलू व्यय पर। तो बचा कितना, 2 में से 1 व्यय हो गया तो बचा 1 यूनिट, तो ये बचत हो गया। ठीक है, तो आप यहाँ पर कटा के रेशियो लीजिए, 2 से 2 बार में कटेगा, इधर 5 एक का 5 हो गया, इधर 2 एक का 2 हो गया। यानी अगर उसका टोटल इनकम 5 था तो बचत कितना कर रहा है, 2। जबकि यहाँ पर सवाल में इसका एक्चुअल बचत है 10,600, तो ये 10,600 के बराबर होगा। हमें निकालना 5 यूनिट का, कितना हो जाएगा, 2 का ढाई गुना है 5, तो 10,600 का भी ढाई गुना कर दीजिए। तो 10,000 का ढाई गुना 25,000 और 600 का ढाई गुना 1,500। तो 25,000 प्लस 1,500 ये कितना हो जाएगा, 26,500। यही इस सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 2 में सही आंसर दिया गया है। आगे, यदि ये दिया है और सी बराबर 4a है, बी का वैल्यू 6 है, तो सी का धनात्मक मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये चीज़ आपको पता होगा, जब इस तरह से समानुपात में दिया रहता है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो है बीच वाला का गुणनफल बाहर के दोनों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ पर बाहर बाहर जब गुना करेंगे तो a गुना सी ए सी होगा, और बीच में है b गुना बी बी स्क्वायर, और b का वैल्यू ये दे रखा है 6, तो 6 का स्क्वायर 36 लगा दीजिए यहाँ पर। ठीक है, निकालना किसका वैल्यू है, सी का निकालना है, तो आप यहाँ पर a को रिप्लेस करके सी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a को रिप्लेस करने के लिए यहाँ से आपको a का वैल्यू निकालना होगा, जो कि हो जाएगा 36 बटा ये सी नीचे। ठीक है, ये वैल्यू a का आया है। अब इसको जब रिप्लेस करेंगे इसमें तो क्या बनेगा, c बराबर 4a है, तो 4 गुना a का वैल्यू ये दीजिए 36 बटा सी। ठीक है, c इधर जाके गुना होगा, सी स्क्वायर इधर 36 चौके 144, तो c का वैल्यू हो जाएगा 144 का वर्गमूल 12। यही सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2। आगे, निम्नलिखित व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, तो देखिए ऐसे सवाल को बड़ी सावधानी से सॉल्व करिए, नहीं तो गलत हो सकता है। तो देखिए यहाँ ब्रैकेट है शुरू में, फिर इसका एंड हुआ है यहाँ पर। इस ब्रैकेट के अंदर क्या सब है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ गुना है, और ये ब्रैकेट के अंदर यहाँ माइनस है। तो पहले ये सबसे अंदर में जो है इसको सॉल्व करिए। 7 में से 3 घटा 4, 6 में से 4 घट जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, तो ये बचेगा 2। अब जब ब्रैकेट हटेगा तो यहाँ गुना है, यहाँ माइनस है, तो पहले गुना करेंगे, तो -2 गुना 2 करेंगे तो माइनस का 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद आगे माइनस है, तो -4 गुना माइनस करेंगे तो प्लस का 4 होगा, ये 13 है, तो 13 4 17 हो जाएगा यहाँ का वैल्यू। क्लियर है। अगर हम आगे निकालने की कोशिश करें ये भाग के बाद, तो ये भी ब्रैकेट में बंद है, और यहाँ गुना है, यहाँ प्लस है, यहाँ गुना है, और ये जो है करली ब्रैकेट यहाँ से यहाँ तक है। तो इसके अंदर का क्रिया करेंगे तो ये प्लस ये गुना, तो गुना वाला पहले करना होगा। -6 गुना -2 प्लस का 12 हो जाएगा। उसके बाद +5 करेंगे तो ये 17 हो जाएगा। आगे गुना है, 4 गुना 17 68 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको डिवाइड करेंगे 17 का 17, 17 चौके 68, ये आ जाएगा 1/4। यही सवाल का करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, केले का मूल्य ₹x प्रति केजी है। यदि प्रति केजी सेब का मूल्य प्रति केजी केले के मूल्य से ₹5 अधिक है, तो 5 केजी सेब और 3 केजी केले का मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए निकालना क्या है, पहले वो चीज़ देखिए। हमें निकालना है 5 किलो सेब और 3 किलो केला। केला का रेट यहाँ दे रखा है ₹x प्रति केजी, तो 3 केजी में कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब आइए, अब ये कह रहा है कि सेब का जो मूल्य है प्रति केजी वो केले के मूल्य से ₹5 अधिक है। यानी केला अगर x है तो सेब का क्या हो जाएगा, x + 5 हो जाएगा, क्योंकि ये ₹5 ज़्यादा है। और इस रेट से आपको 5 केजी सेब का मूल्य निकालना है, तो कितना केजी आ जाए, कितना रुपया आ जाएगा, 5 गुना ये करेंगे तो 5x, और प्लस का 5 गुना 5 25, कुल जोड़ दीजिए, 5 3 8x प्लस का 25, ये इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। ठीक है, आगे, एक धनराशि को 3 साझेदारों ए, बी और सी के बीच इस अनुपात में वितरित किया जाना है। यदि ए को बी की तुलना में ₹1,500 अधिक प्राप्त होते हैं तो सी का हिस्सा कितना होगा। ठीक है, तो पहले आपको ए, बी और सी का रेशियो सिंप्लीफाई करना होगा। लिखते हैं, ए है, बी है और सी है। ये ए का है 3, बी का है 2, और सी का कितना है, ये 3 1 का 3 1 4/3, इसको लिखेंगे। ठीक है, तो
तो फ्रैक्शन में आ गया। फ्रैक्शन को हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरा रेशियो में आप 3 से गुना कर दीजिए। 3 से जब गुना करेंगे तो ये 9 बन जाएगा, ये 3 दूना 6 बन जाएगा, और ये 3 3 कट जाएगा, यहाँ पर 4 बन जाएगा। अब देखिए बी और सी, ए और बी का डिफरेंस है 1500। यहाँ पर ए और बी का डिफरेंस जब निकालें तो 9 में से 6 घटा 3 यूनिट का आ रहा है। ये 3 यूनिट का वैल्यू 1500 के बराबर होगा। क्या निकालना, सी का। सी का कितना है, 4 यूनिट, इसका निकाल देंगे। देखिए 3 का 1500 500 गुना होगा, 4 का भी 500 गुना करेंगे तो 2000 रुपया सी का हिस्सा निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर है। आगे इसको सरल करना है, ठीक है। तो सिंपल सा सवाल है, देखिए 0.1 3 बार गुना है, 0.02 3 बार गुना है, यहाँ पर 0.2 3 बार गुना है, और 0.04 3 बार गुना है। अगर आप गौर से इसको देखेंगे तो इन तीनों का डबल यहाँ पर करके लिखा गया है, और यहाँ पर सेकेंड वाला में अगर देखें तो इन तीनों का डबल डबल करके यहाँ पर लिखा गया है। यानी नीचे से अगर हम 2 कॉमन ले लें तो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो ये वाला में हम लोग क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, लेकिन 2 एक बार कॉमन नहीं लेंगे, क्योंकि इसको भी 2 से गुना किया, जैसे 0.1 को 2 से गुना किया 0.2 हुआ, फिर इस 0.1 को 2 से गुना किया, यहाँ पर 0.2 हुआ, फिर तीसरा को भी गुना किया तो यहाँ पर 0.2 हुआ। तो 3 बार 2 कॉमन आपको लेना पड़ेगा, कुल मिला के 2 की पावर 3 कॉमन ले लीजिए। फिर ब्रैकेट के अंदर बन जाएगा ये 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1 प्लस ये बन जाएगा 0.02 गुना 0.02 गुना 0.02, ठीक है, ये चीज़ बन जाएगा। अब आप देखें तो ये वाला मटेरियल और ये वाला मटेरियल सेम है, कट जाएगा, केवल ये बच गया और इधर 1 बच गया, यानी 1/2 की पावर 3 को आप लिख सकते हैं 8। जब 1 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 0.125 इसका आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे इसको उचित भिन्न में लिखना है। तो ये जो है, इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, पॉइंट और बाहर को छोड़ के नंबर लिखते हैं, बनेगा 26। अब उसमें वो माइनस करते हैं जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 है, 2 माइनस कर देंगे, और नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग होता है उतना 9, जैसे यहाँ 6 का रेकरिंग है तो एक बार 9 डालेंगे, और जितने अंकों का रेकरिंग नहीं होता है, जैसे यहाँ पर 2 है, उतना 0 डालेंगे। तो ये 26 - 2 24 होगा, नीचे 90 कट रहा है, ये 6 से 4 बार में, 6 से ये 15 बार में, तो 4/15 आएगा इसका सही आंसर, ऑप्शन नंबर 1। आगे एक क्रिकेटर का 10 मैचों का औसत स्कोर 40 रन है। यदि पहले 6 मैच का औसत 44 है तो अंतिम 4 मैचों का औसत ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए इसको आप एलिगेशन या फिर डेविएशन किसी तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एलिगेशन लगा देंगे। ये कह रहा है कि पहले 6 मैच का औसत उसका 44 है, ठीक है। टोटल मैच कितना खेला है, 10, तो बाकी 4 का औसत हमें नहीं पता है और वही निकालना है, तो यहाँ पर बॉक्स बना दीजिए। और इसका जो 10 मैच का एवरेज है वो क्या है, 40 है, तो ये ओवरऑल एवरेज बीच में आता है, बीच में लिख देंगे। अब आपको मैच का रेशियो लिखना है। पहला मैच जो खेला है 6 मैच, तो 6 इस तरफ लिख दीजिए, और टोटल मैच खेला है इन्होंने 10, तो बाकी बचा 4 दूसरे तरफ लिख दीजिए। अब यहाँ पर डिफरेंस लीजिए, 44 और 40 का डिफरेंस 4 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर लिखना है। देखिए ये 4 यूनिट मैच का संख्या है, जबकि डिफरेंस भी 4 ही है, यानी 4 का वैल्यू 4 है, सीधा सीधा 1 गुना है, इसको भी 1 गुना करेंगे तो 6 आएगा। क्या आया। अब आपको ये देखना है कि अगर ये वैल्यू ओवरऑल से बड़ा है तो ये वैल्यू ओवरऑल से क्या होगा, छोटा होगा। कितना छोटा, ये 6 छोटा, तो 40 में 6 घटाएंगे तो यहाँ पर 34 आएगा। तो 34 है बाकी इसका 4 मैच का एवरेज, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे एक घनाभ का आयतन ये है, दिए गए विकल्पों में से कौन सी इस घनाभ की संभावित विमाएं हो सकती है, ठीक है। तो आप ऑप्शन से देख सकते हैं, ठीक है, या नहीं तो वैल्यू पुट कर लीजिए, नहीं तो सिंपल सा इसको तोड़ना आसान है। आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 कॉमन है, ले लेंगे 5, अगर आप कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा a² माइनस यहाँ पर 16b², जिसको आप लिखेंगे 4b का होल स्क्वायर। क्लियर है। अब इसको आगे सॉल्व करिए, ये 5 तो बाहर रहेगा ही। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो a² माइनस b² के फॉर्मूला पर ये सेट हो चुका है, तो इसको आप एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। तो एक बार जब घटाएंगे तो ये बनेगा a - 4b, और एक बार जोड़ेंगे यानी a + 4b। तो कुल मिला के ये गुणनखंड करने के बाद इसका आया है। तो यही तीनों घनाभ की संभावित विमाएं हो सकती है। देख लीजिए कहाँ पर है, 5 तो सब में है, a - 4b, a - 4b यहाँ पर है, a + 4b यहाँ पर है, तो ये इसका आंसर होगा। आगे दो संख्याओं का अंतर 26 है,
एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए ये क्या कह रहा है कि एक संख्या यानी पहली संख्या a है तो दूसरी संख्या b है, दूसरी संख्या की 3 गुनी है पहली संख्या। तो मान लेंगे b 1 यूनिट का है तो a कितना हो जाएगा 3 यूनिट का। इन दोनों का डिफरेंस देखिए 2 यूनिट का आया है, जबकि सवाल में इन दोनों का डिफरेंस है 26, तो ये 2 26 के बराबर हो जाएगा। छोटी संख्या पूछ रहा है, छोटी कितना है 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 2 का आधा 1, तो 26 का आधा 13, तो 13 ही इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। आगे निम्नलिखित व्यंजक को सरल करना है। ठीक है, तो सरल करने से पहले इसको देखना होगा, यहाँ पर करली ब्रैकेट शुरू हुआ, यहाँ पर एंड है, तो इसके बीच का पहले क्रिया कर लेंगे। क्या हो जाएगा, ये भाग है, घाटा है, प्लस है, तो पहले भाग करेंगे 0.7 4.2, ये सीधा सीधा कट जाएगा 7 से ये 6 बार में। ठीक है, और माइनस है यहाँ पर, तो पहले जोड़ वाला कर लीजिए, 14 2 16, इधर 1.3 यानी कि ये 17.3 आया, उसमें हमें करना है माइनस का 6। जब माइनस का 6 करेंगे तो 11.3 आएगा यहाँ का वैल्यू। ठीक है, अब ये 11.3 से इसको भाग करना है, क्योंकि आगे क्या है यहाँ पर भाग है। जब आप भाग करेंगे यहाँ पर सीधा सीधा देखिए 11 दूना 22, 3 दूना 6, ये सीधा सीधा 2 गुना है तो ये 2 बार में कट जाएगा। अब आगे गुना है तो 6.5 को 2 से गुना करेंगे तो 13 इसका आंसर बनेगा। आगे इसका मान याद करना। ठीक है, तो सिंपल सा है, इसका क्यूब आपको याद रहना चाहिए इसका आंसर जल्दी निकालने के लिए। ठीक है, नहीं तो गुना करना पड़ सकता है। तो 16 का क्यूब 4096 होता है, आपको याद नहीं है तो याद कर लीजिए। माइनस 12 का क्यूब होता है 1728। जब आप इसको माइनस करेंगे तो 16 में 8 घटा 8, यहाँ पर 8 में से 2 घटा 6, 68 आएगा लास्ट में, एक ही ऑप्शन में दे रखा है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे आपको चेक करना, तो 40 में 17 घटा 23, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर। आगे इसमें क्या कह रहा है कि इस ग्राफ को देखना है और इसके आधार पर कह रहा है किस वर्ष के दौरान इकाइयों का उत्पादन कम हुआ। ठीक है, तो देखना आपको कि प्रोडक्शन कहाँ पर कम हुआ है। यहाँ पर दिया है क्या, ये यूनिट्स प्रोड्यूस्ड, यानी कि ये ब्लू वाला जो प्रोडक्शन है और रेड वाला जो है एक्सपोर्टेड है। तो हमें ब्लू वाला देखना है कहाँ पर गिरा है। यहाँ पर अगर देखें तो बराबर है, यहाँ पर उठते हुए चला गया, यहाँ पर ये जो है गिर गया है। तो ये जो गिरा है ये कौन सा वर्ष है, ये 2004 है और ये 2005 है, तो 4-5 इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 4 में है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे 11 विद्यार्थियों का औसत वजन 50 केजी है। यदि शिक्षक के 70 केजी वजन को कुल वजन में जोड़ा जाता है तो नया औसत ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए सिंपल सा सवाल है, बस आपको समझना है। ये 11 विद्यार्थियों का एवरेज क्या था 50 केजी। अगर ये टीचर शामिल होगा, टीचर है 70 केजी का, जब ये ग्रुप में शामिल होगा तो उसको ये पहले वाला एवरेज को तो मेंटेन करना पड़ेगा। तो ये 70 केजी में 50 केजी इसको दे दीजिए। ठीक है, एवरेज मेंटेन करने में, तो बचा कितना 20 केजी। एवरेज मेंटेन रहा, पहले भी 50 था अभी 50 है, लेकिन ये जो 20 केजी इसका एक्स्ट्रा हुआ है, इसी की वजह से क्या हो जाएगा, एवरेज बदल जाएगा। क्या बदलेगा वो आप निकाल लीजिए। 20 केजी एक्स्ट्रा है, अब ये एक्स्ट्रा वजन को क्या करेंगे, सभी लोगों में बांट देंगे। पहले 11 विद्यार्थी था ग्रुप में, एक टीचर शामिल हुआ तो टोटल 12 हो गया, तो 12 से इसको डिवाइड कर दीजिए। तो जब 12 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 4 से 3 बार में, 4 से 5 बार में, तो डिवाइड करने के बाद ये आएगा 1.66। ठीक है, तो 50 ये जो एवरेज है पहले वाला वो तो मेंटेन ही है, इतना बढ़ गया, तो अब एवरेज कितना है 50 से 51.66, ये नया एवरेज होगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे यदि x प्लस 1/x3 है तो इसका मान ज्ञात करना। ठीक है, देखिए आपको पावर 1 से पावर 6 में जाना है, तो उसके लिए आपको एक बार या तो स्क्वायर करना होगा पहले फिर क्यूब, या नहीं तो पहले क्यूब करना होगा फिर स्क्वायर। तो कोई चीज़ आप कर सकते हैं, लेकिन पहले क्यूब करना ज़्यादा आसान रहता है। तो देखिए अगर पावर 1 से पावर 3 में जाना होता है, यानी x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू यहाँ से आपको निकालना हो, तो क्या होता फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, k का क्यूब माइनस 3k, और k इसमें क्या है 3 है, तो यहाँ पर 3 का क्यूब यानी 27 माइनस 3k यानी 3 तिया 9 आएगा, तो घटने के बाद 18 आ जाएगा इसका वैल्यू। अब इसका स्क्वायर जब करेंगे तो x की पावर 6 मिल जाएगा और 1/x की पावर 6, और राइट साइड क्या होता है, अगर x प्लस 1/x बराबर k है और स्क्वायर में हमें वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं k का स्क्वायर माइनस का 2, और k यहाँ पर 18 है,
तो 18 का स्क्वायर 324, उसमें -2 करेंगे तो 322 जो है आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे इसका मान ज्ञात करना, ठीक है। देखिए सिंपल सा आप कर सकते हैं, जैसे 6 की पावर 0, इसका वैल्यू 1 होगा। आप जानते हैं किसी भी संख्या पे 0 पावर रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और इसको आप आधार बराबर कर सकते हैं, नहीं तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा और ये नीचे माइनस पावर के कारण ये नीचे आएगा, और 2 की पावर 4 भी 16 होता है, तो 16 16 कट जाएगा, कुल मिला के 1 इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे यदि समीकरण ये है और इसका एक मूल 3 है और द्विघात समीकरण ये है, इसके मूल समान है, ठीक है, तो Q का मान कितना होगा। देखिए इसमें से P का वैल्यू निकालना है और इनमें से Q का वैल्यू निकालना। यहाँ से जो P का वैल्यू आएगा वो यहाँ पर आपको रखना होगा। तो P का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये जो एक मूल ये दे रखा है 3, यानी ये जो मूल है ये x का ही तो वैल्यू है, यानी x बराबर 3 है, और ये x बराबर 3 आप इस इक्वेशन में रख दीजिए, उसके बाद P का वैल्यू निकल जाएगा। अगर आप इस इक्वेशन में x बराबर 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस P गुना 3 यानी 3P, और प्लस का 15 बराबर 0। तो यहाँ से 3P बराबर कितना होगा, ये 3P को उस साइड भेज दिए, प्लस में आ गया, 15 ना 24 हो जाएगा। 3 से काटेंगे इसको 8 बार में, तो P का वैल्यू आपका आ गया 8। 8 जब आ गया P का वैल्यू तो यहाँ पर रख दीजिए एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस P का वैल्यू 8 आया तो ये बन जाएगा 8x, प्लस का क्यूब है बराबर 0 है। अब ये जो कंडीशन कह रहा है इसमें, ये दूसरा इक्वेशन में, इसमें कह रहा है कि मूल इनके समान है। अगर किसी द्विघात समीकरण के मूल समान होते हैं तो उनके डिस्क्रिमिनेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी आप सीधा सीधा बोल सकते हैं यहाँ पर कि इस इक्वेशन में बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ से आप मान रख दीजिए। बी मतलब क्या, एक्स का गुणांक जो कि 8 है, 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, ठीक है, 64। उसके बाद -4 इंटू ए कितना, एक्स स्क्वायर गुणांक 1 है, इंटू सी कितना है, क्यू है, तो क्यू दे देंगे बराबर 0। तो 4 की उस तरफ जाके प्लस में होगा तो क्यू का वैल्यू 64/4 आएगा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 16 जो है की का वैल्यू आया है। ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। एक नहीं, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, 16 ये नहीं होगा। आगे निम्न में से कौन सा मानक रूप में लिखा गया द्विघात समीकरण है, ठीक है। देखिए मानक रूप जो होता है द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म, वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस का c बराबर 0। तो आपको देखना होगा कि इस फॉर्म में कौन सा इक्वेशन लिखा गया है। अगर ये देखें तो ये जो है इस फॉर्म में नहीं है, ठीक है, यहाँ पर पावर माइनस में दे रखा है, इसलिए ये आंसर नहीं हो सकता। ये अगर देखें तो यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन यहाँ 1/x कर दिया है, तो ये भी नहीं होगा। ये अगर देखें तो 5x² प्लस 3x माइनस का 1, सेम ये वाला फॉर्म में यहाँ पर लिखा गया है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बाकी चौथा अगर आपको देखना है तो यहाँ क्यूब दे रखा है, यहाँ पावर 4 दे रखा है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। आगे यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 11,025 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसके विकर्ण की लंबाई कितनी होगी, ठीक है। देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, √2 इंटू ए। तो आपको ए निकालना होगा। एरिया दे रखा है 11,025, यानी ए स्क्वायर का वैल्यू है 11,025। हमें निकालना है ए का वैल्यू, उसके लिए क्या करना होगा, इसका वर्गमूल लेना होगा। तो 5 है लास्ट में, वर्गमूल लेना आसान है, 25 का 5 आ जाएगा, उसके बाद बचा 110। 110 को 2 नंबर में तोड़ेंगे जिनका अंतर 1 है, तो आप कहेंगे 11 दाही 110 होता है, यानी 10 गुना 11 आया। तो यहाँ से छोटा वाला उठा के आपको यहाँ पर रखना होता है। तो ए का वैल्यू 105 है, यहाँ पर रख दीजिए। तो 105√2 आपका विकर्ण होगा। ऑप्शन नंबर 4 में सही आंसर दिया गया है। आगे इसमें क्या कह रहा है कि ग्राफ के आधार पर ये सवाल पूछ रहा है कि लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 2:3 है। यदि लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या 11,500 है तो कुल कितने लड़के और कितनी लड़कियां आड़ू पसंद करती है, ठीक है। यानी पीच के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यहाँ पर परसेंटेज दे रखा है, हमने हाईलाइट कर दिया, इसको नहीं दिख रहा था इसलिए, ठीक है। तो इसमें आप क्या करिए, टोटल यहाँ पर नंबर दिया है लड़के और लड़कियों का टोटल संख्या, इनमें से दोनों का अलग अलग निकाल लीजिए। टोटल नंबर है 11,500, जिनमें दोनों का रेशियो है 2:3। तो जोड़ के 2, 3, 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 5 से 23 बार में, उसके बाद 2 जीरो, यानी 2300 आया है। 1 यूनिट का वैल्यू 2300 हो गया, उसमें 2 यूनिट का निकालें तो ये आएगा किसका, लड़कों का। तो यहाँ से आपका बॉयज़ कितने हो जाएंगे, 2300 का 2 गुना 4600 डायरेक्ट लिख देते हैं, ठीक है। और गर्ल्स कितने हो जाएंगे, 2300 का 3 गुना यानी 6900 हो जाएंगे।
अब दोनों का परसेंटेज बराबर है 19 तो दोनों का निकाल दीजिए 19%। इसका 19% निकालेंगे, ठीक है, और इसका भी 19%। तो परसेंट के लिए 0 हट जाएगा। 19 114 बचा 11, 19 चौके 76, 11 87, 874 आ रहा है बॉयज़। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, लड़कियों का भी निकालना होगा। 19 नवा 171 बचा 17, 19 छाके 114, 17 131, तो 1311 गर्ल्स यहाँ पर है केवल। ये इसका ऑप्शन नंबर 4 सही आंसर होगा। आगे, इसका मान निम्नलिखित में से किसके बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ प्लस गुना भाग सब है, तो भाग पहले होगा। 13 से इसको डिवाइड कर देंगे, 13 का 13 बचा कितना गया 110 हुआ, 13 अट्ठे 104 जाएगा 65, 13 पचे 65 जाएगा। 185 गुना 6 करके लिखिए, तो 180 गुना 6 करें तो 18 छः के 108, 1080 हुआ, उसमें 30 जोड़ेंगे तो 1110 हो जाएगा, ठीक है। 1110 यहाँ पर लिख रहे हैं, उसमें प्लस 35 करना, तो ये हो जाएगा 1145 इसका टोटल आंसर। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, पानी के एक खुले ड्रम की आकृति बेलनाकार है। इस ड्रम की ऊंचाई 7 मीटर और आंतरिक व्यास 21 मीटर है। यदि ड्रम की आंतरिक सतह को पेंट किया जाना हो तो पेंट किए जाने वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, आप सवाल पढ़ के समझ गए होंगे, नहीं तो मैं आपको डायग्राम के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, एक ओपन सिलेंडर है, यानी खुले ड्रम, जिसमें उसका ये बेस है और ये जो है इसका क्या है, टॉप है। और ये जो कह रहा है, ये पानी का ड्रम क्या है, ओपन है, यानी खुला है, तो ये वाला एरिया जो होगा इसका खुला हुआ होगा। अगर ये खुला है और इसको पेंट किया जाना है आंतरिक सतह पे, तो कितना भाग पेंट किया जाएगा, एक तो ये जो एरिया गोल है यानी कर्व सरफेस एरिया, और ये आधार का एरिया, इन्हीं दोनों को पेंट किया जाएगा। तो इसका मान हमें निकालना है। तो आप दो तरीका से निकाल सकते हैं, एक तो ये कि बेलन का टोटल सरफेस एरिया में से आधार का एरिया घटा दीजिए, या नहीं तो कर्व सरफेस एरिया में आधार का एरिया जोड़ दीजिए। हम लोग यहाँ पर जोड़कर करेंगे। आधार का जो क्षेत्रफल होगा बेलन का वो होगा पाई आर स्क्वायर, प्लस बेलन का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2 पाई आर एच, ठीक है। इतना का वैल्यू आपको निकालना है। और यहाँ पर ऊंचाई दे रखा है और ये डायमीटर दे रखा है। डायमीटर अगर 21 है तो रेडियस इसका कितना होगा 21/2। तो इसमें जो कॉमन लेने वाला वो ले लीजिए, पाई और आर कॉमन लेंगे। पाई का वैल्यू रख दीजिए 22/7 इंटू आर, आर का 21/2, ठीक है, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ पर बच गया आर जो कि है 21/2, प्लस यहाँ पर क्या बच गया 2, ये दोनों तो बाहर आ गया, बचा एच। एच का वैल्यू यहाँ 7 है तो 7 गुना कर दीजिए। 7 से 3 बार में जाएगा, 2 से ये 11 बार में, तो 11 या 33 हो गया। इसको गुना करना है इसको जोड़ के, तो ये वैल्यू हो गया आपका कितना 7 दूना 14, 14 दूना 28 प्लस 21, नहीं तो आप सीधा इसको डिवाइड करिए, 10.5 आएगा। 14 10 24.5 गुना करेंगे तो कितना होगा 11 का मल्टीपल देख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक से अधिक ऑप्शन 11 का मल्टीपल है, नहीं काम होगा। डेसिमल वाला होगा, ये नहीं होगा, गुना ही कर लीजिए। 24 या 72 बचा कितना 7, 24 या 72 7 79, 792 प्लस इधर हो जाएगा 33 का आधा 16.5, तो जोड़ने के बाद ये कितना आ जाएगा 808.5। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे दिया गया है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज AD समरूप त्रिभुज है, निम्न में से कौन सा विकल्प निश्चित रूप से सत्य होगा। देखिए, अगर ये ट्राइंगल ABC, ठीक है, ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल और ये बड़ा वाला ट्राइंगल, ये दोनों अगर समरूप है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, इक्वल होगा। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए एक एक करके, नहीं तो ऑप्शन से डायरेक्ट मिला सकते हैं। अगर हम छोटा त्रिभुज का AB देखें तो बड़ा त्रिभुज का क्या होगा AD होगा, तो AB अनुपात AD यहाँ पर है, क्या इसका मैच कर रहा है BCD, BC यहाँ है, D यहाँ, देखिए BC छोटा वाला त्रिभुज का है और D बड़ा वाला त्रिभुज का है, संगत भुजा है, और ये भी रेशियो दे रखा है और दोनों इक्वल करके दे रखा है। इसका मतलब यही इसका जो है सही आंसर होगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं, नहीं मैच करेगा, ठीक है। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए। अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।